Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A1 स्प्रेशन के लिए एक ऐसा फॉर्मूला जिसके स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने A1 एग्ज़ाम की स्प्रेशन में 95% प्लस मार्क्स ले सकते हैं। Los geht's! आज मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं वो सीन जो कि मेरे सिटिंग रूम से बाहर दिखता है, और ये आज ज़रा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है रात में। तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि कुछ वीडियोस में क्रांकन वागन की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है, जो कि यहाँ हाईवे से गुजरती है और इसके किनारे पर ही मेरा घर है। तो या आई थिंक इतना ही काफ़ी है, राइट? अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। वीडियो के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मार्क्स की डिवीज़न कैसे होती है, किस तरह किस पार्ट के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने टाइम में आपने स्पीकिंग का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स देखेंगे जो कि आपकी स्पीकिंग में आपको हेल्प करेंगे। और पार्ट 2 में हम देखेंगे गोएथे वेबसाइट पर जो एग्ज़ाम दिया गया है उसमें से एक जो कि है स्टार्ट डॉइच A1 का, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम डिटेल के साथ सॉल्व करके देखेंगे कि किस किस तरह से हम इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि A1 की क्वेश्चन के मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है और उसके लिए हमें कितना टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन टाइल 1 के लिए हमें टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं और टाइल 2 और 3 इन दोनों के लिए हमें 6 मार्क्स मिलते हैं। और इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमें पता है स्प्रेशन टाइल 2 में हमारे पास 2 थेमा होते हैं, 2 टॉपिक्स होते हैं। उसको हम इस तरह से देखते हैं कि हर एक टॉपिक पर जो एक क्वेश्चन आप बनाएंगे उसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल हो गए 4। इसी तरह जब आप उस क्वेश्चन अपने स्पीकिंग पार्टनर के क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो वो मिलकर हो जाएगा 2। इसी तरह क्वेश्चन टाइल लगाए जिसमें आपने रिक्वेस्ट बनानी होती हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है कि रिक्वेस्ट बनाने के लिए 2 नंबर और 2 डिफरेंट रिक्वेस्ट बनाई जाती हैं, 2 डिफरेंट आपको पिक्चर्स दी जाती हैं उस पर। इसी तरह उसको जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्पीकिंग पार्टनर की रिक्वेस्ट के लिए तो उसके लिए भी आपको 1-1 नंबर मिलता है, तो इसके लिए भी टोटल आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। तो ये तीनों नंबर्स मिलाकर आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। एक आप होते हैं और आपके साथ 3 और लोग मिलकर स्पीकिंग का एग्ज़ाम देते हैं और चारों को टोटल 15 मिनट्स दिए जाते हैं स्पीकिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि हर एक पार्टिसिपेंट को कितना टाइम मिलेगा बोलने के लिए। बहुत ही कम बातें आपने करनी होती हैं इसमें। और इसके अलावा एक मॉक एग्ज़ाम जो कि गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिया गया है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी ताकि आप चेक कर सकें कि किस तरह से आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे इस सारे स्पीकिंग एग्ज़ाम को लेकर आगे चलेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं स्पीकिंग एग्ज़ाम को अच्छे से करने के लिए। तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें क्योंकि बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने का टाइम आ गया है। पहला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो है स्पीड, कि आप कितनी आहिस्ता बोलें या कितनी तेज़ बोलें, आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए सेंटेंसेस बोलने के लिए। तो आपको ना ही इतना फास्ट बोलना चाहिए कि किसी को समझ ही ना आए कि आप बात क्या कर रहे हैं, और ना ही इतना स्लो कि अगले बोर हो जाएं कि इसकी बात कब ख़त्म होगी। तो आपने नॉर्मल स्पीड के साथ जो भी बात करनी है उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। Zum Beispiel, ich heiße Sarah Ishfaq, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Pakistan und wohne in Lahore। ये पॉइंट भी रिलेटेड है उससे जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंसेस के दरमियान में हमने कितना पॉज देना है, कितना रुक कर अगली बात करनी है। सेंटेंसेस के दरमियान में अगर आप ब्रेक्स या छोटे पॉजेस करेंगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अलग दिखता है, दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ये सोचने के लिए कि आपने नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलना है। तो ये भी इस तरह से कुछ आप बोलेंगे। Mein Name ist Ali Kamran. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Arzt von Beruf. Meine Hobbys sind Lesen und Fußball spielen.
इंग्लिश की तरह तो जर्मन है नहीं कि एक ही यू हो। इसमें हमारे उर्दू हिंदी की तरह दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है फॉर्मल जिसको हम फ्याजी बोलते हैं, और एक होती है इनफॉर्मल जो कि तुम वाली है, उसको हम फ्याडू में बात करना कहते हैं। तो ये भी आपने सोचना है कि इन दोनों में से आपने किसको चूज़ करना है। ज़्यादातर यही सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्याजी को चेंज करें, क्योंकि उसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स बदलनी नहीं पड़ती। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके क्यू कार्ड पर वर्ड है उअलाउब, तो आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, वन माखन जी उअलाउब, आप छुट्टियां कब करते हैं। तो ये फॉर्मल फॉर्म है। इसमें आपने देखा कि वर्ब अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आया, वो फॉर्म जिसमें हम आम तौर पर जर्मन वर्ब्स को याद करते हैं। फिर इसी का इनफॉर्मल वर्जन ऐसा हो जाएगा, वन मार्क्स टू उअलाउब, तुम छुट्टियां कब करते हो। इसी पॉइंट को आपने ध्यान में रखकर ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आप उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हों या इस तरह की कोई चीज़, तो उनको उनसे रिलेटेड ही आपने सेंटेंसेस में लगाना होता है। जैसे कि अगर एक रिक्वेस्ट आप बनाएं, गेबन जी मियाँ बेटे टाई नहीं आके, तो ये टोटली गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा आप दें मुझे प्लीज़ तुम्हारी जैकेट। तो ये देखें, उर्दू हिंदी में भी इसकी सेंस नहीं बन रही कि कहीं आप उसको आप कर रहे हैं, कहीं तुम कर रहे हैं, तुम्हारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी अगर आप यही गड़बड़ करेंगे और कहेंगे गिव मिया बेटे ईगे याके, तो वो भी गलत होगा। इसका मतलब है मुझे दो प्लीज़ आपकी जैकेट। तो इन दो सेंटेंसेस को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, दाहिने और ईगे की पोजीशन को शिफ्ट करके। तो कुछ इस तरह से करेक्ट होगा, गेबन जी मियाँ बिटे ईगे याके। और दूसरा सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है स्पीकिंग को ठीक से करने के लिए, वो ये है कि आप गौर से सुने कि आपसे क्या क्वेश्चन या क्या रिक्वेस्ट दी जा रही है, और उसके मुताबिक ही आप उसको आंसर करें। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्पीकिंग पार्टनर ने कहा, wie viele Sprachen sprechen Sie, तो इसका मतलब है कि कितनी ज़ुबानें आप बोलते हैं। तो इसका आंसर ये ही ठीक होगा, ich spreche vier Sprachen, या सिंपल आप vier Sprachen के साथ भी आंसर दे सकते हैं कि 4 लैंग्वेजेस। और सेकंड क्वेश्चन जो कि कुछ ऐसा है, welche Sprachen sprechen Sie, कौन सी ज़ुबानें आप बोलते हैं। तो इसका आंसर ये ठीक होगा, ich spreche उर्दू, हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। सोचें कि अगर आपके स्पीकिंग पार्टनर ने आपसे ये क्वेश्चन किया और आपने ये आंसर दे दिया, तो क्या आपको आपके आंसर के मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं था। इसी तरह अगर ये सवाल आपसे पूछें और आप ये आंसर दें, तब भी करेक्ट नहीं होगा। अब बात हो जाए प्रोनंसिएशन की और टोन की, कि आपने लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह से करनी है, लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कैसे करना है, और अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो किस टोन में पूछने हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है एक लैंग्वेज को उसका हक, कहते हैं ना, कैसे इसका हक अदा किया जाए। तो एक लैंग्वेज का हक अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर फॉरेनर्स हमारी उर्दू और हिंदी बोलें तो वो थोड़े साउंड करते हैं ना, थोड़े फ़नी। तो हमारा भी यही चक्कर है कि अगर हम जर्मन अपने देसी एक्सेंट में बोलेंगे तो वो भी इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोनंसिएशन का ख्याल रखकर बातें करें, और ये पॉइंट शुरू से ही अगर आप पिक कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम शुरू से ही जब हर वर्ड को याद करते हैं, सीखते हैं, तो उसके करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ सीखें। एक डिक्शनरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसकी ऐप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। और इस चीज़ ने, जब मैंने जर्मन लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट की थी, तो मुझे बहुत हेल्प की थी, क्योंकि आप में से अक्सर लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेरी प्रोनंसिएशन इतनी अच्छी कैसे है। तो इसका यही सीक्रेट है कि आप भी शुरू से हर वर्ड जब याद करते हैं तो उसके सही प्रोनंसिएशन के साथ उसको याद करें। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलें, वी हाइजन जी, या फिर वाई हीसन जी,
या फिर कुछ भी गलत मलत बोल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आई ई की आवाज़ और ई आई की आवाज़ में शुरू में हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसकी आवाज़ ई होती है, इसकी आई होती है, एस सेट की आवाज़ स होती है। तो हर लफ्ज़ को अच्छी उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सही से ऐसे होगा, वी हाइसन जी इश हाई से बानो। अब जो एक और साउंड बहुत कंफ्यूज करता है हम फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, वो है से हा की आवाज़। कभी ये श हो जाता है, कभी ये ख हो जाता है, और मैंने तो कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि इसकी आवाज़ ख है। तो कुछ ऐसे अगर आप बोलें वस मक्खन जी अम आबेंड या वस माशन जी अम आबेंड, तो वो गलत होगा। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगी माखन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे, मिसाल देती हूँ मैं आपको एक लफ्ज़ की, शानदार है ना, तो उसको कोई बोले शानदार, तो गलत होगा ना, साउंड नहीं सही करता ना। तो इसी तरह अगर आपने हर वर्ड को उसके ध्यान से प्रोनाउंस करना है तो ही आप सही से ऐसा प्रोनाउंस कर पाएंगे कि दूसरे लिसनर्स आपको समझ पाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, वस माखन जी अम आबेंड। कुछ भी आंसर आप कर सकते हैं, और ये डॉइच होता है, डॉइश नहीं होता। तो इश लर्ने डॉइच। इस पॉइंट की एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है वो इस्ट या आबिट्स प्लट्स। तो ये भी गलत है, ना ये वो है ना ये आरबीट है। तो ये हो जाएगा वो इस्ट या आबाइट्स प्लट्स। शुरू में हमें इस तरह के लफ्ज़ों को अदा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे लिए ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बिल्कुल ये आपकी नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी, मैं यहाँ पर गारंटी देती हूँ। तो इसका आंसर जैसे आप इस तरह से कर सकते हैं, इंडिया एलिज़ाबेथ स्ट्रासे। यहाँ पर टोन की बात ज़रा सी करते चलें कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो हल्की सी आपकी राइजिंग टोन होनी चाहिए ना, जैसे कि वो इस्ट या आबाइट्सप्लाट्स, वस माखन जी अम आबेंड, इस तरह करके ना। और अगर प्लेन आंसर देना है तो उसकी तो सिंपल ही टोन होती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और इसमें यह है कि आपने जो वर्ड्स की पोजीशन कैसे रखनी है, कहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, और इसका भी ध्यान रख कर हमें सेंटेंसेस बनाने चाहिए। जैसे कि अगर आप एक या नाइन फ्रागन बनाना चाहते हैं और आप इस तरह से कहें डू हास्ट अपफल, तुम्हारे पास सेब है, तो ये है सेंटेंस बिल्कुल ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या करना है, या नाइन फ्रागन में हमने वर्ब को शुरू में ले जाना होता है और नॉमिनेटिव को दूसरी जगह पर लाना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डू यू हैव एप्पल, तो आप ऐसे पूछेंगे हास्ट टू एप्पल। इसी तरह अगर आपने वे फ्रागन को यूज़ करके क्वेश्चंस बनाने हैं तो शुरू में वे फ्रागे आएगा, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर वर्ब और थर्ड पोजीशन पर नॉमिनेटिव। इन दो सीक्वेंसेस को, जो कि एक ये है और एक ये, इनको आपने याद करके क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आप ऐसे कहें वी डू हाइस्ट, ये गलत हो जाएगा। इसको हम सही तरह ऐसे बनाएंगे वी हाइस्ट डू। और अगर आपने वे फ्रागे वी फीले लगाकर क्वेश्चन बनाना है तो उसके साथ ही वो चीज़ आएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कितने। मिसाल के तौर पर अगर कितने कमरे हैं या कितनी गाड़ियां हैं, कितनी किताबें हैं, तो उसके साथ यहाँ पर वो वर्ड आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा ना। तो ये अगर आप ऐसे कहें वी फीले हास टू सिमा, गलत हो जाएगा। वी फीले सिमा हास टू, तुम्हारे कितने कमरे हैं। और एक आखिरी सीक्वेंस जिसके बारे में रिसेंटली मुझे एक व्यूवर ने पूछा था, और वो ये है कि आम तौर पर अगर तीनों एलिमेंट्स हो ना, कि नॉमिनेटिव भी हो, डाटिव भी हो और आकुजाटिव भी हो, तो उसमें पोजीशन कैसे होगी, ये मैं अपनी एक दो और वीडियोस में भी डिस्कस पॉइंट कर चुकी हूँ। उसमें ऐसा होता है कि शुरू में आपका आता है नॉमिनेटिव, फिर आता है वर्ब, तो थर्ड पे आना चाहिए डाटिव और आखिर में आना चाहिए आकुजाटिव। ये नॉर्मल जर्मन ग्रामर का पार्ट है, इस सीक्वेंस को आपको इसी तरह फॉलो करना चाहिए। तो इश्केबे माइनन खौफा दिया गलत होगा, इश्केबे दिया माइनन खौफा, मैं देती हूँ तुम्हें अपना सूटकेस। इस वीडियो के पार्ट 1 का आखिरी पॉइंट है कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ करनी है, और ये मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इतना बेसिक
और इतना ज़रूरी पॉइंट है कि शुरू में जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन ही आपको टीचर बता देते हैं कि वर्ब की फॉर्म इश के मुताबिक, डू के मुताबिक या जी एस, विया, या जी के मुताबिक किस तरह से आपने करनी होती हैं, बनानी होती हैं। और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है और यहाँ पर मैं इसलिए इस पर इतना ज़ोर दे रही हूँ कि अगर आप आर्टिकल्स की अपनी स्पीकिंग में गलतियाँ करेंगी ना तो वो एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि शुरू में आपको इतने सारे नाउन्स के जेंडर्स और आर्टिकल्स याद रखना मसला हो जाता है, लेकिन वर्ब की सही फॉर्म्स को याद करके उसको अप्लाई करना इतना चैलेंजिंग और मुश्किल नहीं है जितने के आर्टिकल्स। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा टॉप पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक और बहुत बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसको करेक्ट करना, यूज़ करना चाहिए। तो अभी आपने नोट किया होगा कि जितनी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ साथ साथ उसकी गलत और सही फॉर्म्स दे रही हूँ ताकि ये पॉइंट्स आपके जहन में रह जाएं। तो अगर आप सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन का, वो है आ कॉमे डू या वो है आ कॉमन डू, तो वो गलत होगा। इसका सही यही होगा, वो है आ कॉम्स डू, क्योंकि डू जो तुम वाली फॉर्म है वो हमेशा उसके वर्ब्स के एंड में एस थे लगता है। इसी तरह अगर आपने फॉर्मल बनाना है तो उसमें वर्ब की आमतौर पर इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे seit wann lernst sie Deutsch, तो वो गलत होगा। seit wann lernen Sie Deutsch सही होगा, क्योंकि जी जो आप वाली फॉर्म है वो आमतौर पर इन्फिनेटिव फॉर्म, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, लेती है। तो अब ज़रा सी बात कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स पे जिसमें आपने डिटेल के साथ देख लिया एग्जाम्पल्स के साथ। इनको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो कैसे नहीं हो सकता कि आपके आइंस के स्प्रेशन में 95% प्लस मार्क्स ना आए। तो अगर अभी आपको 2-4 हफ्ते ही हुए हैं जर्मन सीखते हुए और आपको 1-1.5 महीना चाहिए एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इन स्टेप्स पर वन बाय वन चढ़ते रहें। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप मेहनत करते जाएंगे, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली आप एंड में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अब तक ये वीडियो अगर आप पूरी देखते आ रहे हैं और आपको पसंद आई है, ये आपकी हेल्प कर रही है, तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जिनका जल्दी ही आइंस एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर जल्दी ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको टाइल सवाए टाइल ढगाए में कौन सी पिक्चर्स आई, कौन से क्यू कार्ड्स आए, ताकि दूसरों को भी आइडिया हो जाए। अब बारी है जी वीडियो के पार्ट 2 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक गोइथे एग्ज़ाम को सॉल्व करके कि सारे स्पीकिंग के डिफरेंट पार्ट्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और ये टाइल आइंस है। टाइल आइंस में हमने क्या करना होता है, जिश फोर्स्टेलन अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं। इसमें आपको इस तरह का कार्ड मिलता है जिसमें ये सभी वर्ड्स लिखे होते हैं। नामे, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, हॉबी, इन सभी पर आपने सेंटेंसेस बनाकर बोलने होते हैं। नाम है तो हमें पता है नेम को कहते हैं, आल्टा इज़ एज, लैंड आपकी कंट्री, वोन ओट जहाँ आप रहते हैं, स्प्राखन लैंग्वेजेस, बेरूफ प्रोफेशन, और हॉबी भी इंग्लिश जैसा है। तो अब इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे, Ich heiße Tara Kumar, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Indien, ich wohne in Neu-Delhi, ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Meine Hobbys sind Sport treiben und backen. और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश को हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो कि आप वो बोलकर बता सकते हैं। कुछ ऐसे, Mein Name ist Tara Kumar, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Indien. Ich wohne in Neu-Delhi. Ich kann Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich treibe gerne Sport und backe Kuchen.
तो डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट तरह से आप सेंटेंसेस बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने एक मोडाल वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस बनाया था। तो इससे ये है कि आप डिफरेंट अपनी स्किल्स बता सकते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस लगाकर यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स को सही आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा जब आप अपने बारे में डिटेल दे देंगे। तो एग्जामिनर आपसे एक या दो फर्दर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। वो देख लेते हैं कौन से हो सकते हैं। जैसे कि Sie heißen कुमार, wie schreibt man das? आपको पुकारा जाता है कुमार के तौर पर, या आपका नाम कुमार है, तो वो किस तरह से लिखा जाता है? तो आप स्पेल करके बता देंगे, K U M A R। फिर आपसे आपका फुआ ओडा नाख नामे भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट नेम या सेकंड नेम ना। वी इस्ट या फुआ नामे, तो आप सिंपल थारा भी कह सकती हैं और आप ये भी कह सकती हैं माइन फुआ नामे इस्ट थारा। फिर आपसे कोई चीज़ स्पेल करने के लिए भी एग्जामिनर कह सकते हैं। सिंपल कोई भी वर्ड हो सकता है या आपका फुआ और नाख नामे भी हो सकता है। जैसे कि können Sie bitte buchstabieren? तो आप कहेंगे या ज्ञाने, TARA। नंबर्स को आपको ठीक से प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए, तो आपसे आपका मोबाइल नंबर भी पूछा जा सकता है। वी इस्ट ईगे हैंडीनुमा, तो आप ऐसे कह सकती हैं 0 1 2 4 0 9 2 6 5 3 8 7। घर का नंबर और एड्रेस भी आप याद करके जाएं। अच्छा, ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें असली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अपना असली मोबाइल नंबर देना चाहिए, घर का नंबर एड्रेस असली देना चाहिए कि नहीं? तो ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नंबर कोई भी एड्रेस बोल के बता सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आपका कॉन्फिडेंस हो और सेंटेंसेस आप फर बना रहे हों। तो एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, वी इस्ट ईगे हाउस नुमा, तो आंसर कैसे आप कर सकते हैं, माइने हाउस नुमा इस्ट 56। नुमा फेमिनिन है तो इसलिए माइने यूज़ हुआ है। एक आखिरी सवाल जो कि आपसे पूछा जा सकता है वो मुटरस्प्राche के बारे में। Was ist Ihre Muttersprache? मदर लैंग्वेज क्या है आपकी? Meine Muttersprache ist हिंदी। Teil 2 में देख लेते हैं कि हमें क्या करने को कहा जाता है। Fragen stellen oder Fragen formulieren, क्वेश्चंस को बनाना, क्वेश्चंस पूछना। तो इसमें आप दो तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप या नाइन फ्रागन ओडा वे फ्रागन बनाकर पूछ सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो टाइल 2 में हमेशा हमारे पास कोई थेमा होता है, थेमा टॉपिक। जैसे कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में था एसन उन ट्रिंकन, और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो उस पर एक क्यू वर्ड लिखा होता है जिस पर हमने क्वेश्चन बनाना होता है। अब आप में से अक्सर ये भी पूछते हैं कि हमें थेमा के वर्ड्स को भी क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए या हमें जो वर्ड दिया होता है उसका सवाल बनाना चाहिए। तो आम तौर पर तो जो लफ्ज़ होता है उसी का आपको सवाल बनाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी अगर सिचुएशन है कि दोनों को आप यूज़ कर पाएँ तो दोनों को यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लफ्ज़ होगा उस पर आप सवाल बनाएं। तो फॉर्मली हम इसको इस तरह से सवाल में बना सकते हैं, वस एसन जी सुम फ्रूस्टुक, कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं। तो आप इसको इनफॉर्मल कैसे बनाएंगे ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, ब्रोट मिट मामलाड। फिर मिठाक एसन का भी आप पूछ सकते हैं ऐसे ही कि वस एसन जी सुम मिठाक एसन। तो आंसर कुछ ऐसे आप दे सकते हैं, राइस und Hähnchen, चावल और चिकन। और आबेंड एसन का भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, was essen Sie zum Abendessen? ब्रोट मिट लिंजन, लिंजन कहते हैं दाल को, तो रोटी के साथ दाल। अगर वर्ड हो लीबलिंग्स एसन
तो जब भी आप लीबलिंग्स लफ्ज़ देखें तो उसको आप लीबन, जिसका मतलब होता है टू लव, उससे याद रख सकते हैं। तो लीबलिंग्स का मतलब होता है फेवरेट। तो फेवरेट खाना आपका क्या है? Was ist Ihr Lieblingsessen? आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं, Mein Lieblingsessen ist पिज़्ज़ा, या सिंपल अगर आप पिज़्ज़ा भी कहेंगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। इस थेमा से हटकर अगर आपको फाबे क्यू कार्ड पर आ जाता है तो वो भी आप लीबलिंग्स के साथ मिलाकर बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि फाबे फेमिनिन है, तो वस इस्ट ihre Lieblingsfarbe, तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। Meine Lieblingsfarbe ist rot oder meine Lieblingsfarbe ist lila oder simple rot, लीला, grün, gelb, कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं कलर्स में। गेट्रैंक कहते हैं ड्रिंक को, तो इसी तरह was ist Ihr Lieblingsgetränk, तो आंसर देंगे आप Cola oder Orangensaft, Apfelsaft und so weiter, कुछ भी ना। थेमा हमारा अभी भी एसन und ट्रिंकन ही चल रहा है, तो उसमें देखें कि अगर आ जाए सोनटाग, तो अब इससे रिलेटेड है ना खाने से, कि जोनटाग, तो आप ऐसे दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। Was essen Sie am Sonntag, तो आप आंसर कर सकते हैं फिश oder पिज़्ज़ा, hamburger, ब्रोट, शिंकन, कुछ भी आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर थेमा हो फ्राइसाइट ना, और वर्ड यही हो जोनटाग, तो फिर ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा सूट करेगा। Was machen Sie am Sonntag, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, Ich spiele Fußball, Ich spiele Klavier und so weiter। और अगर हमारा थेमा आर्बाइट हो और लफ्ज़ Sonntag ही हो, तो फिर Arbeiten Sie am Sonntag, तो इसको आप या oder nein के साथ आंसर करेंगे। या ich arbeite am Sonntag। और अगर थेमा हमारा einkaufen है, शॉपिंग करना, तो फिर अगर वर्ड है Stadtplan, Stadtplan कहते हैं सिटी मैप को, तो उसका आप कैसे बना सकते हैं? कोई भी अगर चीज़ें हों और थेमा einkaufen हो, तो आप प्राइस के बारे में पूछ सकते हैं कुछ ऐसे, Was kostet ein Stadtplan, तो आंसर सिंपल कोई भी नंबर देकर आप Euro कह सकते हैं, zum Beispiel 8 Euro। थेमा अगर einkaufen ही रहे और बुख भी लिखा हो कार्ड में, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं। प्राइस पूछने के अलावा एक और ऑप्शन आपके पास ये हो सकती है, वो finde ich ein Buch, मुझे एक किताब कहाँ पर मिलेगी। और अगर इसी में हमारे पास साइटुंग है, जो कि होता है न्यूज़पेपर, तो उसको आप ऐसे पूछ सकते हैं, Gibt es hier Zeitung? Is there newspaper here? Gibt es और es gibt जब भी इकट्ठा यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है there is या there are। अब बात हो जाए जी खासे की, जो कि होता है कैशियर्स पॉइंट, जहाँ पर आप पेमेंट करके शॉप से या मार्केट से बाहर आते हैं। तो इसको आप ऐसे पूछ सकते हैं, वो इस खासे के खासे कहाँ पर है। अगर कोई भी आपको अगर बानहोफ यहाँ पर लगा देता है, भूख लाडन लगा देता है, या कोई भी वर्ड ना कि कहाँ है वो चीज़, तो आप डायरेक्शंस भी याद करके जाएं, क्योंकि डायरेक्शंस भी आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, Gehen Sie geradeaus, कहते हैं आप सीधा जाएं, und dann links, और फिर बाएं, तो वहाँ पर आपको खासे मिलेगा। तो उसको आप ऐसे कह सकती हैं, Da finden Sie die Kasse। और अगर आपने कहना है कि सीधे जाएं और फिर दाएं जाएं, तो ऐसे कहेंगे, Gehen Sie geradeaus und dann rechts। तो ये डायरेक्शंस और ये सेंटेंस तो आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कहाँ वाला सवाल आए, तो यहाँ आप इसको यूज़ करके आंसर दे सकते हैं। ओब्स्ट, गेम्यूज़े और थेमा einkaufen ही हो शॉपिंग का, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओब्स्ट कहते हैं फ्रूट को, गेम्यूज़े कहते हैं सब्ज़ी को। तो वन kaufst du Obst, तो आप ये भी कह सकते हैं दिन में, शाम में, am Mittag, am Vormittag, am Abend, या आप दिन भी बता सकते हैं, जैसे कि am Montag। कुछ इस तरह से आप इसके आंसर्स करेंगे जब आप वन कब का सवाल सुने तो। यहाँ पर एक और सवाल भी हो सकता है, और वो है शुए से रिलेटेड। शुए भी einkaufen के थेमा में ही था, तो वो इस तरह से आप कह सकते हैं, वो ist
शूलाden। तो उसका आंसर भी आप कुछ इसी तरह से देंगे। शूलाden कहते हैं जूतों की दुकान को। इसी तरह Obstladen, Buchladen, Gemüseladen, Kleiderladen, किसी के साथ भी आप लाडन इस्तेमाल करके, अरे एक बड़ा ज़रूरी, डोना लाडन, डोनर की दुकान ना, तो लाडन किसी के साथ भी आप यूज़ करके उस चीज़ की शॉप को मेंशन कर सकते हैं। तो जब एक्स्ट्रा वर्ड आप ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर ज़रा हैरान होंगे, अरे क्या बात है, इसकी तो आसवाई लेवल की स्पीकिंग लग रही है, राइट। तो थोड़ा सा आप शो ऑफ भी बीच बीच में कर सकते हैं अगर आपको श्योर हो कि आप सही बातें कर रहे हैं। तो टाइल स्वाई से रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी बात, ऐसा अगर हो जाए कि आपको जो कार्ड पर लफ्ज़ है उसके बारे में नहीं पता, आपने याद नहीं किया या भी आपको उसका मीनिंग याद नहीं आ रहा, तो फिर क्या किया जाए। जैसे कि ये वर्ड्स आ जाएं, वांडन, ओडा, आउसफ्लूग, स्टॉक, बिल्डा या फिर मिया, तो क्या किया जाए। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपको ना आता हो, सिंपल आप कह सकते हैं ich weiß das Wort nicht, wie heißt das auf English, oder wie heißt das auf Urdu, या फिर wie heißt das auf हिंदी। तो एग्जामिनर आपको इसके पॉइंट्स दे देगा कि आप अपनी फुल तैयारी करके आए हैं। तो इसका मतलब है जी मुझे इस लफ्ज़ का नहीं पता, इसको इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में क्या कहते हैं। टाइल 3 में हमने बिटन फॉर्मुलिeren करनी होती हैं, रिक्वेस्ट बनाकर कोई भी काम करने को अपने स्पीकिंग पार्टनर को कहना होता है। और इसमें हमें आमतौर पर पिक्चर्स दी जाती हैं, उन पिक्चर्स पर हमने कोई रिक्वेस्ट बनानी होती है। जैसे कि अगर एक ग्लास आ जाए जिसमें कोई ड्रिंक है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैकग्राउंड सेंटेंस भी आपको बनाना चाहिए, अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा तो अच्छा इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर पर। जैसे कि ich habe Durst, bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए लाएं प्लीज़ एक पानी का ग्लास। तो ये आप नोट कर रहे हैं ना कि रिक्वेस्ट में वर्ब शुरू में चला गया, उसके बाद जी, उसके बाद डाटिव और आखिर में आकुजाटिव। जिस रूल की हम पहले बात कर रहे थे ये वही है। तो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं। या वागुम निश्ट, हाँ क्यों नहीं। ओडा या जिशा, हाँ ज़रूर। तो अगर आपके पास मिल्श, ज़ाफ्ट, बिया किसी का भी ग्लास बना हुआ आपको दिखे तो आप यही सेंटेंस बना सकते हैं, जस्ट वासा की जगह ये वर्ड्स ऐड कर देंगे। एक ग्लास पानी या जूस या किसी दूध का या कुछ जूस का आप लाएं तो वो तो आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए, आइन ग्लास करके आपने बनाना है। लेकिन अगर आपको एक कप आ गया चाय, कॉफ़ी या किसी चीज़ का, उसके बारे में देखें कि कैसे हमने सेंटेंसेस रिक्वेस्ट बनानी है। जैसे कि वही सेम, ich habe Durst, bringen Sie mir bitte eine Tasse Tee। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या हियर बिटे, हाँ इधर प्लीज़। तो आप अपने हाथों के साथ प्रॉपरली एक्टिंग करके भी दिखा सकते हैं, वो भी ज़रा उनके चेहरों पर स्माइल ले आएगा। या फिर आप नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट का, वो कुछ ऐसा होगा, टुट मी अ लाइट, आई एम सॉरी, ich habe keinen Tee, मेरे पास चाय नहीं है। और टी की जगह आप यहाँ पर काफ़ी और चाय, चाय भी जर्मन लैंग्वेज में भी एक वर्ड है, इंटरनेशनली था तो उन्होंने लेकर अपनी लैंग्वेज का भी पार्ट बना लिया। तो इन दोनों को यूज़ करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर एक ठासे किसी लिक्विड का हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है जी कि अगर दरवाज़ा खुला हुआ हो तो आप कैसे रिक्वेस्ट बना सकते हैं। machen Sie bitte die Tür zu, दरवाज़ा प्लीज़ आप बंद कर दें। या फिर könnten Sie bitte die Tür zumachen, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। तो आप आंसर कर सकते हैं या gerne। इसी तरह अगर आपके पास पिक्चर में खिड़की खुली हो, बुख किताब खुली हो, आउटो टूर कार का दरवाज़ा खुला हो, तो आप इसी तरह यही सेंटेंस बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि machen Sie bitte das Fenster zu,
Oder machen Sie bitte das Buch zu. Oder machen Sie bitte die Autotür zu. ठीक है, इस तरह आप करके बना सकते हैं। हाँ, अगर दरवाजे, खिड़कियाँ, किताबें और गाड़ी के दरवाजे अगर बंद हैं तो उनको कैसे खुलवाना है, तो इस सू की जगह कौन सा फ़ोआ ज़िलबे लगेगा, क्या आपको आइडिया है? अगर नहीं तो डिक्शनरी से ज़रूर चेक करें, क्योंकि उस तरह के सेंटेंसेस भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए भी आप बैकग्राउंड सेंटेंस कुछ ऐसा बना सकते हैं। उसको खपुट करके, खपुट कहते हैं ख़राब है, टूटी हुई है, तो meine Kamera ist kaputt. Kaufen Sie mir bitte eine Kamera. मुझे ख़रीद के दें प्लीज़ एक कैमरा। मेरा कैमरा ख़राब है या टूट गया है। आंसर्स: या, sicher, हाँ ज़रूर। Tut mir leid, ich habe kein Geld. I am sorry, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इसी तरह इस पिक्चर की जगह अगर आपके पास हैंडी, शुए, फागाट, मोटोगाट, आउटो कुछ भी आ सकता है, तो आप इस सेंटेंसेस को चेंज करके बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इन वर्ड्स के जेंडर्स और जो इनके सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, उनके मुताबिक आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और जितना आप करेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं इतना हर पॉइंट पर स्ट्रेस और फोकस करती हूँ। फिर कोई चीज़ अगर इस तरह की आ जाए, बुख या कोई और चीज़ें, और आप घर में भूलने के रेफरेंस से भी कह सकते हैं, जैसे कि ich habe mein Buch vergessen, मैं अपनी किताब भूल गई हूँ। Leihen Sie mir bitte Ihr Buch, मुझे उधार दें अपनी किताब ना, थोड़ी देर के लिए दे दें। इसका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, या, sicher, tut mir leid, ich habe kein Buch। यहाँ पर आप Kugelschreiber, पेन, ब्लाइस्टिफ्ट, पेंसिल, ठाशे, बैग, हैंडी, मोबाइल को यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बनाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों पर ना उन्होंने क्रॉस लगाया होता है, उसके आपसे रिक्वेस्ट बनवा सकते हैं। तो उसके लिए एक ही पैटर्न है जो कि अभी हम देख लेते हैं। जैसे इसकी रिक्वेस्ट इस तरह से बनेगी, Rauchen ist verboten, कि स्मोकिंग पर पाबंदी है। Rauchen Sie hier bitte nicht, यहाँ पर स्मोकिंग मत करें प्लीज़। तो उसके मुताबिक आप आंसर करेंगे ओके, ओडा alles klar, सब कुछ क्लियर हो गया कि अब और मत बोलो, मुझे पता चल गया है। इसी तरह अगर खाने पीने की चीज़ों पर इसी तरह का क्रॉस आए जो कि एसन und trinken है, आप यहाँ पर rauchen की जगह इन वर्ड्स को यूज़ कर देंगे। और स्विमन में भी ऐसा है कि स्विमिंग करते हुए अगर क्रॉस है तो इसी तरह आप बना के आंसर कर देंगे। ये वाली पिक्चर भी मैंने काफ़ी देखी है, गाड़ियों में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, तो इसको इस तरह से आप कहेंगे, Die Musik ist zu laut, machen Sie bitte das Radio leise। म्यूज़िक बहुत तेज़ है, zu laut बहुत ऊंचा है, प्लीज़ रेडियो को आहिस्ता कर दें। हमेशा की तरह दो ऑप्शंस आपके लिए हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी कर सकते हैं। ओके, mache ich, oder nein, die Musik ist nicht laut, नहीं है ऊंचा म्यूजिक। और अगर फ्यानज़िया और सीरीश पीला हो और उसमें भी ऐसी ही आवाज़ें ऊंची ऊंची आ रही हों, यानी उन्होंने बताया हो कि बहुत ज़ोर से बज रहा है, तब भी आप इस तरह की रिक्वेस्ट बना सकते हैं। जाते जाते एक आखिरी मिनट टिप ये है कि पूरे स्पीकिंग में किसी भी पार्ट में अगर ऐसा है कि आपको किसी दूसरे के बोले हुए क्वेश्चन या रिक्वेस्ट समझ नहीं आए, तो आप कैसे उनको कह सकते हैं कि दोबारा से बोलें। सबसे बेसिक है वी बेटे, ये आपने जो अभी कहा है, क्या कहा है, इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है ना, वी बेटे, राइजिंग टोन जो बात हो रही थी पहले। एक और ऑप्शन है और वो ये है wiederholen Sie bitte, रिपीट कीजिए आप प्लीज़। या फिर आप एक मोडाल व्याब यूज़ करके भी एक्स्ट्रा पोलाइट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि können Sie bitte langsamer sprechen। ये आप तब कहेंगे कि जब आपके स्पीकिंग पार्टनर या एग्जामिनर ने कोई बात बहुत जल्दी से कर दी है, तो langsam का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता ना, कि स्पीड कम हो उसकी। तो können Sie bitte
langsamer sprechen। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।